लंदन से हिंदी सेवा की दूसरी सभा में आपका स्वागत है। शॉर्ट वेव 16, 19 और 25 मीटर बैंड पर हम BBC लंदन से बोल रहे हैं। BBC लंदन के हिंदी प्रसारण के श्रोताओं के लिए यह जानी पहचानी धुनें हैं। BBC के हिंदी प्रसारक विश्व भर में हिंदी श्रोताओं के बीच भली भांति पहचाने जाते हैं। इन प्रसारकों की लंबी फहरिस्त में कैलाश बुधवार का एक विशेष स्थान है। सन 1970 से 1992 तक BBC हिंदी सेवा से संबंधित कैलाश बुधवार भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं जो हिंदी सेवा के सेवा प्रमुख का कार्यभार संभाल चुके हैं। कैलाश बुधवार ने जीवन की एक लंबी रोचक यात्रा की है, परिवर्तन को देखा है। अंग्रेजों के भारत से लेकर ब्रिटेन में भारतीयता की सहजता, रेडियो व अन्य प्रसारणों का बदलता स्वरूप, विश्व का सच में सिमट जाना, कैलाश जी इस सब के साक्षी हैं। जीवन के संस्मरण और अनुभवों पर कैलाश जी जब एक दृष्टि डालते हैं तो मात्र इस आशय से कि आगामी पीढ़ी को यह आश्वासन व प्रोत्साहन मिले कि जीवन मार्ग में मिलने वाले अवसरों का आदर करना ही जीवन को सुगम सफल बनाने का रहस्य। जब मैं पढ़ता था उस समय जब मेरे साथी मुझसे पूछते थे कि तुम बनना क्या चाहते हो, तो मैं कहता था कि भाई मैं अपने आप को किसी एक खाने में, एक डिब्बे में बंद नहीं करना चाहता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लोग इसलिए जाते थे कि कंपटीशन में बैठे IAS या IFS में आ जाएं, तो मुझसे लोग ये उम्मीद करते थे कि शायद मैं भी कुछ वैसा ही करूंगा। पृथ्वीराज जी चूंकि कुछ मुझे पहचान गए थे इस नाते कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी था ड्रामे का। इसके अतिरिक्त एक दो ऐसे शो थे जिसमें मैंने हिस्सा लिया था और उन्हें देखे थे, तो मैं सीधे MA करने के बाद बंबई पहुंचा और इस तरह पृथ्वी थिएटर्स में मेरे करियर की शुरुआत हुई और मैं वहां एक्स्ट्रा की तरह छोटे मोटे रोल करता था। और उस समय तक पृथ्वी थिएटर्स की प्रसिद्धि ऐसी थी कि पृथ्वी थिएटर्स में काम करने वाले 13 लोग बड़े प्रतिष्ठित प्रोड्यूसर बन चुके थे। राज कपूर चाहते थे कि मैं कुछ उनके लिए लिखूं। पापा जी की भी मंशा ये थी कि अगर मैं लिखने का काम शुरू करूं तो मैं थिएटर के लिए नाटक लिख सकता हूं। कि उस बीच में मुझे जैसे अवसर मिले थे वैसे अवसर बहुत कम लोगों को मिलते थे और पापा जी, उनकी कृपा असीम थी। पापा जी बड़े उदार थे और एक बार जिसे अपना मान लेते थे तो उसे बिल्कुल अपनी तरह ही मानते थे। कि बाहर से पृथ्वीराज कपूर को जितना मैंने देखा या जाना था या जिस तरह उस ग्लैमर में लोग उनकी पूजा करते थे वो उससे कहीं बड़े थे। मैं साल भर से अधिक उनके साथ रहा तो अक्सर पापा जी के घर जाना होता था और वो हर एक को रोक लेते थे कि खाना खा करके जाना। वहाँ अक्सर राज कपूर आते थे, शम्मी कपूर उन दिनों वहीं रह रहे थे। और सच बात यह है कि जब शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी की चर्चा चल रही थी उस समय मैं घर से लौटा था और मेरी सगाई की खबर ताजी थी। तो ऐसे में जब तक कभी राज कपूर के साथ बैठने का मौका मिला, कभी शम्मी जी से बात हुई और शशि तो उस समय काफ़ी छोटे थे, उन लोगों से जो नाता जुड़ा वो बहुत दिन बना रहा, आज भी बना हुआ है। शशि अब भी जब यहाँ आते हैं तो फ़ोन करते हैं और अगर उनके पास समय हो तो बड़ी कृपा करके घर आते हैं। मैं ये मानता हूँ कि पृथ्वीराज जी ने जो बीज रोपा था वो आज वट वृक्ष की तरह बढ़ करके इस तरह फैल गया है कि चाहे लोगों को पृथ्वीराज का नाम याद ना हो लेकिन उनकी संतति और उस संतति की संतति आज जिस तरह छाई हुई है, चाहे करीना कपूर हों, चाहे रणबीर हों, चाहे खुद डब्बू या दूसरे जितने उनके परिवार के नाटक में हिस्सा लेने वाले उस समय के लोग थे, तो मैं ये मानता हूं कि अगर पृथ्वीराज जी बंबई न गए होते तो ये जो पौध वहां पनपी शायद इसका नामो निशान न होता।
ये उनकी बहुत बड़ी देन है कि आज वो नहीं भी हैं तब भी उनकी छोड़ी हुई छाप अपनी धार जमा रही है। रेडियो से मेरी लगन थी तो मैं रेडियो का कैजुअल आर्टिस्ट था। सन 57 में मैंने बाकायदा ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में पहली बार प्रसारण किया स्टाफ आर्टिस्ट की तरह, लेकिन अपने मोह और अपनी लगन के बावजूद मैं ऑल इंडिया रेडियो में जीवन यापन नहीं कर सका। मेरे पिता जीवन भर फिजिक्स के अध्यापक रहे, दादा हेडमास्टर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अध्यापन तो तुम्हारी विरासत में है। रांची में एक पब्लिक स्कूल था, विकास विद्यालय, मुझे वहां हाउस मास्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरह नियुक्ति मिली। इससे पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत अपनी मासूमियत में ये मान रहा था कि सेनाएं तो केवल डेकोरेशन के लिए हैं। भारत ने कभी कल्पना भी नहीं की थी किसी युद्ध में शामिल होगा। लेकिन जब चीन का खतरा बढ़ा तब तय था कि हमारे यहाँ जो रक्षा के नियामक थे उन्हें ये चिंता हुई कि कुछ न कुछ करना होगा। उस समय कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे। उन्होंने तय किया कि बजाय इसके कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिर्फ बड़े परिवारों के बच्चे जाएं और जो अफसर बनते हैं वो बड़े परिवारों से चुने जाएं, भारत में इतनी क्षमता है और यहाँ इतने गुणी हैं, ये दरवाजे सबके लिए खुले। और इसलिए उन्होंने सैनिक स्कूल आरंभ किए और करनाल का सैनिक स्कूल पहले सैनिक स्कूलों में था कि उस सैनिक स्कूल ने इतने मेधावी छात्र तैयार किए जो भारत की सेना के प्रमुख अध्यक्ष बने। जैसे जनरल दीपक कपूर जो सेना अध्यक्ष थे, वहां के तैयार किए हुए बच्चे हर क्षेत्र में हर जगह चोटी पर हैं। मैं जब वहां गया था सन 60 में, उस घटना को 50 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं अपने देश लौट करके जाता हूं तो वो छात्र जो बड़ी बड़ी जगहों पर आसीन हैं वो उसी तरह दौड़ करके आते हैं, मेरे पैर छूते हैं, रिसेप्शन करते हैं और अपने घर वालों से मिलते हैं। जब मैं अध्यापन कर रहा था उस समय बीबीसी की ओर से एक विज्ञापन निकला जिसमें उन्हें हिंदी के प्रसारकों की तलाश थी और मैं बीबीसी के हिंदी यूनिट में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही घर आ गया हूं, क्योंकि भाई बड़े प्रतिष्ठित बड़े जाने माने नाम वहां थे। आले हसन, रत्नाकर भारतीय, हिमांशु कुमार, ज्ञान कौशिक, ये सब ऐसे नाम थे जो सारे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। हिंदी के श्रोताओं की संख्या जिस बड़ी तादाद में थी, हर कोई बीबीसी पर एतबार करता था। मुझे एक बात का अनुभव है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर मैंने सिर्फ किसी से पूछा कि यहाँ कोई लेटर बॉक्स है जहां मैं चिट्ठी पोस्ट कर दूं, और उस आदमी ने सिर्फ मेरी आवाज सुन करके मुझसे फौरन कहा कि क्या आप कैलाश बुधवार हैं। तो ये जो पहुंच थी लाखों लाखों लोगों तक, और सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, गांव गांव तक, ये कमाल की थी। जब तक बीबीसी से उस बात की पुष्टि ना हो जाए लोग ये नहीं मानते थे कि वो खबर सही होगी। इसका एक प्रमाण ये है कि जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी उस समय कलकत्ते में थे। आज भी वो चित्र साक्षी के रूप में मौजूद है जिसमें राजीव गांधी कान से रेडियो लगा करके ये खबर जानना चाहते हैं कि दिल्ली में हुआ क्या। जब मैं यहाँ आया तो उस समय मार्टली हिंदी यूनिट के हेड थे और फिर हिंदी सेवा का भार एवन चार्टर को सौंपा गया और मार्टली की नियुक्ति उसके बाद दिल्ली हो गई। मार्टली अकेले ऐसे संवाददाता हैं जो बीबीसी की ओर से भारत में 20 वर्ष से अधिक लगातार रहे और आज भी उनकी ऐसी धूम है, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, वहां के पत्रकार जब भारत पहुंचते हैं तो सबसे पहले मार्टली की खोज करते हैं।
The British built these things with huge determination. You know, they built a railway across the Sibi Desert, which is now in Pakistan, at the rate of 1 kilometer a day. कि जो बात मार्क टली कह दें भारत के बारे में वो सर्वविदित मानी जाती है। जब मैं वहाँ हिंदी सेक्शन में आया उस समय मार्क टली कुछ दिन वहाँ रह करके भारत चले गए। वहाँ रहते हुए जिन लोगों से मिलने का, जिन लोगों की अगवानी करने का, जिन महान पुरुषों से बातचीत करने का मौका मिला वो शायद मुझे कहीं और नहीं मिल सकता था। बड़े से बड़े कलाकार, बड़े से बड़े लेखक, बड़े से बड़े राजनेता सब बीबीसी हिंदी यूनिट में आते थे, इंटरव्यू देते थे और हमारे साथ ऐसे सहज बातचीत करते थे कि जैसे वो हमारे मित्र हों। जब राजकुमार चार्ल्स जो कि युवराज हैं भारत और नेपाल के दौरे पर गए तो 3 हफ्ते मुझे उनके साथ भारत घूमने का मौका मिला और जिस तरह मैंने भारत के तब दर्शन किए, प्रधानमंत्री जॉन मेजर गणराज्य दिवस उस पर मुख्य अतिथि की तरह बुलाए गए थे तो फिर मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला। राजीव गांधी जब अपना पायलट का पद छोड़ करके अभी तैयारी कर रहे थे राजनीति में उतरने की और मुझे 15 मिनट का समय दिया गया था उनसे बात करने का, लेकिन वो लगभग 2 घंटे मुझसे बात करते रहे कि वो जानना चाहते थे, उनके मन में देश के बारे में उत्सुकता थी। हिंदी प्रसारण 11 मई 1940 को शुरू हुआ था बीबीसी से। सन 1990 में हम लोगों ने हिंदी की स्वर्ण जयंती मनाई। उस अवसर पर बाकायदा एक हिंदी की पुस्तिका प्रसारित की बीबीसी के प्रसारण से संबंधित और उसमें उन सब लोगों का जिक्र आया जिन्होंने कभी हिंदी यूनिट में काम किया था। उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जैसे बलराज साहनी। बलराज साहनी यहाँ सन 41 में आए थे और उनका आना इस तरह से हुआ कि लॉरेंस फील्डन गांधी जी के बड़े भक्त थे और लॉरेंस फील्डन गांधी जी के आश्रम में साबरमती गए हुए थे तो वहाँ उनकी भेंट बलराज साहनी से हुई। तो बातचीत हुई होगी और यहाँ आदमियों की ज़रूरत थी तो लॉरेंस फील्डन ने उनको चुना। अलबत्ता आज़ादी होती है। यहाँ बीबीसी में जितनी मैंने आज़ादी देखी उतनी मैंने न ऑल इंडिया रेडियो में देखी और न मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका में देखी। कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जिनके साथ मेरा संबंध रहा है या वास्ता पड़ा है, वो समझते हैं कि सब सोच के डाउनिंग स्ट्रीट से ये हुक्म जाता है बीबीसी को इस तरह से बात पेश करनी है ब्रिटेन के बारे में या भारत के बारे में, लेकिन मुझे कभी इस तरह की कोई बात नज़र नहीं आई। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। जी। मैं बैठा था कमरे में और उस दिन मेरे साथ बैठे थे हरीश खन्ना ही और लफ्ज़ आया करप्शन। तो उन्होंने मुझसे पूछा यार क्या कहते हैं करप्शन को? तो मैंने कहा भ्रष्टाचार। तो खैर जब ब्रॉडकास्ट हुआ उन्होंने लिख दिया व्यभिचार। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैंने पहली ब्रॉडकास्ट की या दूसरी ब्रॉडकास्ट रही होगी तो मुझे कहा गया कि मैंने फिर कुछ नोट्स लेने शुरू किए और अगले कोई आधे घंटे में उन्हीं नोट्स के आधार पर नाटक लिखा बस नंबर 16, जिसे कि महेंद्र भाई ने। ऐसी कोई दुश्मनी हो या शत्रुता हो, लेकिन ये ज्ञान कौशिक साहब हैं जो हमको हर वक्त अल्सर देते थे। न्यूज़ पढ़नी होती थी इनको, अगर मैं कॉन्टिन्यूटी पर था। एक बार ऐसा हुआ भी, ज्ञान कौशिक साहब गायब, मुश्किल से आ गए, कोई स्क्रिप्ट हाथ में है नहीं। अब ये न्यूज़ क्या पढ़ेंगे? ये बीबीसी लंदन है। अब आप ज्ञान कौशिक से समाचार सुनिए। सन्नाटा, चुप। मैं मर गया, मुझे कॉन्टिन्यूटी करनी, मैं क्या कहूं? आप अगर ये नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने इस तरह से कहा है, मैंने कहा ये हाथ को क्या देख रहा है? इन्होंने साहब हेडलाइंस हाथ पे लिख के रखी और उसके बाद मैंने कहा अब ये हाथ पे तो हेडलाइंस जिसने लिखी, अब आखिरी बाकी खबरें कहाँ से निकालेगा? फिर जनाब
एक पर्चा इधर से और सारी खबरें पढ़ी, लेकिन सारा 15 मिनट मेरे लिए मेरे साथ इसी तरह की बात हुई इन्हीं के साथ कि मैं कंटिन्यूटी कर रहा था। इन्होंने कोई कागज सामने नहीं रखा, लेकिन बस ऐसे हाथ करके और सारी की सारी 10 मिनट की जो समाचार थे वो पढ़ गए। और मैं एक लतीफा और सुन लीजिए, बड़ा दिलचस्प आपको ऐसा याद आता है जब भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी और फिर यहाँ पर बीबीसी का दफ्तर भी बंद कर दिया गया था और हिंदुस्तान की बहुत बुराई हो रही थी। तो बहुत से लोगों से जो सुनता था कि मैं बीबीसी में काम करता हूँ, तो तकरीबन गालियाँ सुनाने के लिए तैयार हो जाते थे मुझे। लेकिन मैं वहाँ बैठा था दिल्ली में कनॉट प्लेस में, मैं के.एन. जॉन एक नाई हुआ करता था, वहाँ मैं बाल बनवाने गया। तो बाल बना रहा था। हाँ साहब, आपको बहुत दिनों से नहीं देखा। जी हाँ, मैंने कहा कि मैं ज़रा दिल्ली से बाहर रहता हूँ। अच्छा, हाँ यही बात होगी। तो कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं लंदन में रहता हूँ। अच्छा, बहुत खूब। तो वहाँ आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा जी मैं बीबीसी में काम करता हूँ। हाँ, अच्छा, बहुत। फिर जो उसने गालियाँ सुनानी शुरू की, उस तरह हाथ में लिए हुए और गालियाँ उसने सुनानी शुरू की बीबीसी को। मैंने कहा तो मेरा तो बेड़ा पार है। ऐसे में उन लोगों से मिलना, उनकी अगवानी करना और उन्हें याद करना हम सब के लिए जो हिंदी यूनिट में थे बड़े गर्व की बात थी। इस देश की बहुत बड़ी खूबी यही है, जो खूबी भारत में शुरू से रही है, कि जो भी आया उसे इन्होंने अपनाया, जो भी आया उसे इन्होंने अपना बनाया। उसमें और यहाँ के मूल निवासियों में कोई अंतर नहीं माना जाता और इसलिए जो सुविधाएं यहाँ के मूल निवासियों को हैं वो उन सबको मिलती हैं जो यहाँ आकर के बसते हैं। मैंने हैरो का नाम सुन रखा था कि यहाँ नेहरू जी पढ़ने आए थे। मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने सोचा उनकी पढ़ाई के लिए अगर मुझे बसना है तो मैं हैरो में बसूं। और भाई हैरो बड़ा मेहरबान है, हैरो ने मुझे बहुत कुछ दिया। यहाँ मेरे बच्चे बड़े हुए। मेरी बड़ी बेटी ममता, उसे टेलीविज़न और फिल्मों का शौक़ हुआ तो वो टेलीविज़न में गई। इस देश ने वो अवसर दिया जहाँ मैं अपने बच्चों को सही जगह पढ़ाई के लिए भेज सका। वो सब अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालयों में गए। ये देश वो है जिसके साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं था। संसार का 1/3 हिस्सा इनके साम्राज्य में था, साम्राज्य चला गया। ये छोटा सा टापू खुद अपनी बिसात में जीने की कोशिश कर रहा है। इस छोटे से द्वीप में भी जीवट की अभिलाषा कम नहीं है। आज भी इनमें आत्मसम्मान की कमी नहीं है। इनमें अपने जो मूल नियम हैं, जो इनकी बेसिक वैल्यूज हैं, उन्हें छोड़ने की कोई तमन्ना नहीं है। इस छोटे से द्वीप में बिना हैसियत के, जहाँ जीवन का संघर्ष बहुत कठिन हो गया है, इन्होंने अपनी वैल्यूज नहीं छोड़ी हैं। ये अपनी मान्यताओं से हटे नहीं हैं। आज भी अपनी मान्यताओं पर वो उसी तरह अटल रहना चाहते हैं। और मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि मुझे अलग अलग तरह के काम करने का मौका मिला। चाहे वो अभिनय था, चाहे वो अध्यापन था, चाहे वो प्रसारण था। कि आज भी बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो राजनीति में मुझे विशेषज्ञ मान करके बुलाते हैं। How likely do you think it is to accept the results of this one? This time it seems Army has kept its hands off because after all in several continents, but they are based here in England and at the moment जीवन के इतने पक्ष हैं, इतने पहलू हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक डिब्बे में बंद हों। जो आगामी पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक दड़बे में बंद होकर रहें, किसी एक पटरी पर दौड़ें। संसार खुला है, हम 21वीं सदी में हैं। ये सदी हमें जो मौके दे रही है, पिछली हजारों सालों में, पिछली हजारों सदियों में कभी ये मौका किसी के हाथ नहीं आया।
और इसलिए मैं आने वाली पीढ़ी से कहूंगा कि लो भाई, दोनों हाथों में ये नशा लो, दोनों हाथों में ये सुख लो, और जो जो सामने है उसमें से जो चाहो चुनो, जो चाहो पसंद करो और जो चाहो एंजॉय करो।